Dear students, welcome to the class of Political Science. Today we will discuss Indian political thought in which we will focus on जियाउद्दीन बर्नी। तो आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में। आज हम भारतीय विचारक और चिंतक डिस्कस करेंगे जिनका नाम है जियाउद्दीन बर्नी। तो जैसा कि मैं बोलता हूं हमेशा कि किसी भी विचारक को, किसी भी थिंकर को, किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट को या सोशल साइंटिस्ट कोई भी हो, उसको जानने के लिए उसके देश काल परिस्थिति समय को जानना बहुत जरूरी होता है। किस समय में वो बोल रहा है, उस समय की धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी वो जानना जरूरी है। और बर्नी के समय में को भी हम देखें तो उनका समय एक अलग तरह का समय था। जिस समय अगर हम देखें भारतीय चिंतकों में बहुत ज्यादा चिंतक इस तरह से नहीं हुए जिनको हम पॉलिटिकल साइंस में बहुत ऊंचा मकाम दे या वहां पे हम उसको पढ़ें। तो बर्नी का एक टीचर है, उसके जो समय को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले उनके जीवन पे फोकस करेंगे कि उनका जीवन कैसा था और उसका रिफ्लेक्शन, क्योंकि उनके विचारों पे भी पड़ता है, उनके साथ क्या हुआ, किस तरह से वो घटनाएं घटी, वो सारे चीजें किसी के विचार को प्रभावित करती हैं। तो हम बर्नी को भी देखते हैं। बर्नीज लाइफ, बर्नी का जीवन अगर देखें तो बॉर्न इन 1285 AD एट बरन, राजस्थान। ओरिजिनली राजस्थान के बरन, इसीलिए इनका नाम बर्नी पड़ जाता है। हिज फैमिली वॉज नेटिव फ्रॉम मेरठ, यूपी से थे। और उस समय ये जो एरिया था अगर देखें तो अलग अलग राजा आ रहे थे, सल्तनत काल, लोधी वंश, इस तरह की चीजें, बहुत टर्मोइल वाला एरिया था पूरा दिल्ली और उसके आसपास का जो एरिया था वो बहुत टर्मोइल वाला था। उसमें काफी बदलाव लगातार हो रहे थे। और उसी समय में और इनका संबंध जो था अगर हम देखें तो इनके हिज ग्रैंडफादर वाज वजीर, एक बड़ी पोस्ट है, नोबल पोस्ट है, उसमें था इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो एक राजा थे, उनके कोर्ट में वजीर की जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। तो हमेशा से इनके ग्रैंडफादर, इनके फादर भी हमेशा बड़ी पोस्ट और कोर्ट जो उस समय हुआ था मतलब राजमहल में राजाओं या जो सत्ता के आसपास जो रूलर है उसके आसपास ही रहते थे। तो इनकी शुरुआत की लाइफ तो बहुत लेविश भी थी, अच्छी थी, पावरफुल लोगों के बीच में उठना बैठना और तमाम सारे, ना कि सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के सेंस में, तमाम सारे इंटेलेक्चुअल्स के साथ रहना और सीखना, ये सारी चीजें भी आसानी से होती रहीं। हिज फादर वॉज वर्ल्ड एज नायब, इनके पिताजी ने भी नायब की तरह काम करते हैं। और अरकिल खान जो कि अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है उसके साथ, लेकिन अरकिल खान जो है वो उतना फेमस या उतना पावरफुल नहीं हो पाता जितना अलाउद्दीन खिलजी को देखते हैं। तो ये पीरियड जो चल रहा है 13th सेंचुरी या कह सकते हैं 14th सेंचुरी की जो शुरुआत हो रही है, ये पीरियड ही भारत के इतिहास में, मतलब इसको हम कह सकते हैं मध्यकाल का जो इतिहास है उसको पूरा रिफ्लेक्ट करता है। किस तरह से भारत के अंदर एक तो यहाँ का जो नेटिव है, कह सकते हैं कि जो हिंदू ट्रेडिशन या राजपूत राजा उधर राजस्थान में हुआ करते थे या अलग अलग, और दूसरी तरफ जो बाहर से लोग आ रहे थे और जो स्थापना की जा रही थी सल्तनत काल की या उसके बाद जो आते हैं। तो इसी तरह से देखें कि ये टर्मोइल वाले जो एरा है इसमें इनके दिमाग पे भी असर पड़ता है। बर्नी वॉज फेवरेट कोर्टियर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक वंश आ जाता है और तुगलक के ये काफी फेवरेट जो हैं, शुरुआत में काफी फेवरेट रहते हैं, क्योंकि बर्नी जो है वो सिर्फ एक कोई ऑफिशियल पोस्ट तो नहीं होल्ड करते हैं, लेकिन खुद इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत चीजों को पढ़ते हैं, हिस्टोरियन है, और इसी के साथ साथ जो थियोलॉजी, जो इस्लाम की जो टीचिंग है वो भी जानते हैं। तो इसलिए, और उसके साथ अमीर खुसरो जैसे जो पोएट थे उनके साथ भी इनके संबंध थे। तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो उठना बैठना है या फिर इनका जो रहना है वो कितना इंटेलेक्चुअल है। इसलिए इनकी जो कमांड होती है कि अगर देखें तो कमांड काफी, हिस्ट्री पे इनकी काफी कमांड है, कि चाहे वो इस्लामिक हिस्ट्री हो चाहे दूसरे, और भारत के अंदर भी अपने आप को ये भारतीय कहते हैं। तो इस पे भी कई बार अगर हम इनके लाइफ को देखें तो अलग तरीके से अपने आप को इंडियन बोलते हैं, जबकि इनका ओरिजिन जो है टर्किक है। टर्किश ओरिजिन होने के बावजूद ये, क्योंकि इंडिया में इनके खानदान कई दिनों पहले, तमाम सारे उस समय के जो इंटेलेक्चुअल्स होते थे वो अपने आप को टर्किश ओरिजिन बोलने में ज़्यादा प्राउड फील करते थे, उनको लगता था कि वो सुपीरियर चीज़ है। लेकिन ये इनके
कह सकते हैं ये जो आइडिया था कि नहीं ये अपने आप को इंडियन ही बोलते थे। दूसरी तरफ अगर देखें तो इनके दिमाग से एक तरफ तो इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री और इन सब चीजों के, इसके अलावा विजन भी था कि क्या होना चाहिए। ऑल्दो उस विजन में कंट्रोवर्सी हो सकती है क्योंकि तमाम सारे इनके जो ऐसे विजन हैं जिसको हम कह सकते हैं कि आज के मॉडर्न समय के लिए वो गलत है। इसलिए मैंने बोला टाइम पीरियड जानना बहुत जरूरी है। कहने के लिए तो ये बहुत रियलिस्ट है, लेकिन इस्लामिक टीनेट्स को भी जानते हैं, इसलिए आइडियलिस्ट भी माना जा सकता है इनको। तो इस आइडियलिज्म का जन्म जो होता है और तमाम सारे उतार चढ़ाव भी देख रहे हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का चला जाता है, उसके बाद तुगलक बनते हैं, तो तमाम सारे उतार चढ़ाव की वजह से भी इनके जो आइडिया है उसमें काफी उतार चढ़ाव आते हैं। सुल्तान फिरोज तुगलक बैनिस्ड फ्रॉम कोर्ट एंड इवन इम्प्रिजन्ड हिम फॉर सम टाइम। इसके बाद जो सुल्तान है तो फिरोज शाह तुगलक आ जाते हैं। वो फिरोज शाह तुगलक जो है इनको हटा देता है और कुछ समय के लिए इनको इम्प्रिजन में भी डाल देता है, जो जेल में डाल दिया जाता है। इनको माना जाता है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के ज़्यादा लॉयल है और स्टेट के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें अगर हम थोड़ा सा यूरोपियन हिस्ट्री में चले जाएं या रेनेसा को देखें तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट ऐसी ही चीज़ें मैकियावेली के साथ हो रही हैं इटली के अंदर, इटली में भी। और जब वो जिसके लॉयल थे उन्होंने ही उनको अरेस्ट कराया और फिर जब आइसोलेशन में भेज दिया तो वहां से इटली के महान फिलोसोफर मैकियावेली जो है प्रिंस नाम की बुक लिखते हैं, तो वो आज भी काफ़ी फेमस है। प्रिंस आज भी जो रूलर्स हैं उनके लिए गाइडलाइन की तरह है। इसी तरह से ये भी अपनी जो बुक्स लिखते हैं, क्योंकि जब अरेस्ट कर लिया जाते हैं उनको आइसोलेशन भेज दिया था, तो उसके बाद का जीवन इनका बड़ा गरीबी में बीता। आफ्टर दैट ही लिव्ड हिज लाइफ इन पॉवर्टी। गरीब हो गए क्योंकि हमेशा से इनके और कोई टैलेंट था नहीं, अलग से कह सकते हैं कि हमेशा से इंटेलेक्चुअल्स के बीच में रहे या राजशाही के आसपास रहे या तो वजीर रहे, नायब रहे, इस तरह से इनके पिताजी और उनके खानदान के लोग रहे। लेकिन जब ये हटा दिए जाते हैं तो इनके पास कोई और काम नहीं होता, काफ़ी गरीब हो जाते हैं। ड्यूरिंग एग्जाइल ही रोट हिज वेल नोन वर्क तारीख़ फिरोज शाही। अब ये फिरोज शाही जो है, तारीख़ फिरोज शाही की फिरोज शाह को क्या करना चाहिए, उनकी हिस्ट्री जो है वो लिखते हैं और ये काफ़ी पॉपुलर होते हैं। इट इज रिकॉर्ड्स फ्रॉम द रीन ऑफ बलबन टू फिरोज शाह तुगलक। तो बलबन से शुरू होता है, यहाँ से हिस्ट्री इतिहास में इसीलिए इनका नाम भी है कि इन्होंने क्रोनोलॉजिकली इतने आसानी से, यूजुअली उस समय के जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे वो प्रेस करने या जो कह सकते हैं चापलूसी करने के सेंस में ही हिस्ट्री को लिखते थे। इन्होंने जिस तरह से हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकली क्रमानुसार लिखा, इसकी वजह से भी इनको महान नाम माना जाता है हिस्ट्री का। कि फिर दोनों ही बुक में अगर देखें तो सिस्टमेटिकली लिखने वाले, अदरवाइज इंडिया में उस तरह के थिंकर नहीं थे जो हर एक चीज़ पे, चाहे हिस्ट्री हो या जो पॉलिटिकल साइंस हो और साथ ही साथ लिटरेचर या फिलोसफिकल जो आइडिया इनका था, आइडिया रिलीजन को लेके, तो थियोलॉजिकल से लेके प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में किस तरह से क्या होना चाहिए और स्टेट को लेके कि क्या स्टेट कैसा होना चाहिए, यहाँ पे इनका आइडिया बहुत क्लियर होता है। ऑल्दो कंट्रोवर्सी अलग अलग अप्रोचेस से हो सकती है, जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं उनके लिए अलग हो सकता है, जो रिलीजन में बिलीव करते हैं उनके लिए अलग, लेकिन अल्टीमेट उनके लिए सभी चीज़ का गोल क्या हो जाता है, स्टेट। रिलीजन को भी कहते हैं कि रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, बहुत सी चीज़ें जो स्टेट के लिए रिलीजन जैसा बोलता है वैसा नहीं कर पा सकता रियल पॉलिटिक्स में। इसके बाद अनदर फेमस वर्क फतवाए जहांदारी इस बुक ऑन पॉलिटिकल फिलोसफी। ये जहांदारी जो है कि जहां में जैसे रियलिज्म की कह सकते हैं, ये बहुत क्लियर रियलिज्म की बात करता है कि जहांदारी जो है, जो नॉर्मल लाइफ वर्ल्डली जो नॉलेज है, एक तरफ तो इस्लामिक टीचिंग है, ठीक है, एक तरफ तो शरिया लॉ होना चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन जब आप रूल कर रहे होते हैं और तमाम सारे लोग जो हैं, और भारत जैसी जगह पे रूल करते समय क्योंकि एक यहाँ पे एक हिंदू मेजॉरिटी थी या डिफरेंट रिलीजन के लोग भी यहाँ रहते थे, तो उस समय उनके ऊपर रूल करने के लिए कैसा नियम होना चाहिए और किस तरह से रूल किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी लोग तो शरिया लॉ को मानेंगे नहीं, सभी लोग तो इस्लाम में बिलीव कर नहीं रहे। तो उसकी वजह से अगर हम देखें तो इनके जो बिलीव है वो फिलॉसफी में फतवाए जहादारी, फतवा है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि फतवा होता है कि